हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे PBR 322 प्लाज्मिड के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे PBR 322 जो कि एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वेक्टर है, विल स्टार्ट, हम देखेंगे कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर है PBR 322, तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? तो इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि P क्या डिनोट कर रहा है? P डिनोट कर रहा है कि दिस इज प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये क्या है? प्लाज्मिड है। और B से क्या आ रहा है? B से आ रहा है बॉलिवर। बॉलिवर बॉलिवर साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको बनाया था। फिर आ जाएगा रॉड्रीगुएज आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 322 है, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस। ये डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस इन सेम लैब। उसी लैब में, मतलब इसके पहले कितने बन चुके थे? 321 प्लाज्मिड बना दिए गए थे। तो ये क्या कर रहा है? ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस कि उस लैब में कितने प्लाज्मिड बने हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो हमारा सॉरी, अब जो हमें ये जो हमारा PBR 322 है, इसको बना लेना है जरा। तो हम इसको बनाएंगे। ठीक है, हम इसको बनाएंगे और हमको इसको कैसे बनाना है? तो हम इसको इस तरीके से सर्कल में बनाएंगे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी रिमूव इट। ओके, तो हम एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे। नहीं बन रहा है, ऐसे ही बनाते हैं। चलो, तो हम एक प्रॉपर सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या बना लिया? हमने अपना प्लाज्मिड बना लिया, दैट इज PBR 322। ये प्लाज्मिड बना लिया। अब इस प्लाज्मिड में यहाँ पे हमने लगा दी एक जीन जो है टेट्रासाइलिन जीन। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन। इसको थोड़ा सा एरिया को शेड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बना लिया? तो यहाँ पे हमने बना लिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यहाँ पे हम बना लेते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इसको भी थोड़ा हम शेड कर देते हैं। तो दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे ORI। ORI ये होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यहाँ पे बनाएंगे ROP जो होता है ROP जो होता है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। और ये वो प्रोटीन बनाता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए असेंशियल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये जो PBR 322 प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड पे हमारे पास बहुत सारी क्लोनिंग साइट मिलेगी, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स की क्लोनिंग साइट्स मिलती है हमको। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे मिल रही है किसकी साइट? इको R1 की। तो ये इको R1 की साइट मिल रही है। ठीक है, फिर दूसरी हमको यहाँ पे किसकी साइट मिल गई? CLA1 की साइट मिल गई। फिर हमें किसकी साइट मिल गई? यहाँ पे CLA1 की साइट मिल गई। और फिर हमें किसकी साइट मिल गई? HIND3 की साइट मिल गई। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें किसकी साइट मिली है? BAMH। तो यहाँ पे हमें मिली है BAMH1 की साइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? SAL1 की साइट है। एक हमारे पास और क्या है? SAL1 की साइट है। फिर हम देखेंगे कि ये जो ROP प्रोटीन है, यहाँ पे भी हमें एक साइट मिलती है। इस साइट का नाम है PVU2। तो यहाँ पे हमें PVU2 जो एंजाइम है उसकी साइट मिल जाती है। फिर यहाँ पे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे हमें PS1 की, PST1 की साइट मिल जाएगी। और हमको यहाँ पे PVU2 की भी साइट मिल जाएगी। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे जितने भी एंजाइम्स की हमें साइट मिल रही है वो एक ही मिल रही है, क्योंकि एक से ज़्यादा मिलेगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू क्लोन द एलियन पीस ऑफ DNA इन दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा PBR के बारे में पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भाई PBR के बारे में। तो ये हमारा PBR 322 प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगेज 322 प्लाज्मिड है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड है, इसके ये किसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर का काम करता है? तो ये ई कोलाई के अंदर क्लोनिंग वेक्टर का काम करता है। तो इट वर्क एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन ई कोलाई। इसके
पास कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो अभी हमने डायग्राम में देखा कि इसके पास कितनी क्लोनिंग साइट है या रिस्ट्रिक्शन साइट है। रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट वो जगह हो जाएगी जहाँ पे एंजाइम क्या करेगा, कट मारेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके पास कितनी सारी रिकॉग्निशन साइट है, कितने एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट है। तो पहले इसके पास है HIND3 की रिकॉग्निशन साइट है, देन इसके पास EcoR1 की रिकॉग्निशन साइट है, फिर इसके पास BAMH1 की रिकॉग्निशन साइट है, फिर इसके पास SAL1 की रिकॉग्निशन साइट है, फिर इसके पास PST1 की रिकॉग्निशन साइट है, CLA1 की रिकॉग्निशन साइट है, PVU1 की रिकॉग्निशन साइट है, PVU2 की रिकॉग्निशन साइट है। तो इसके पास इतनी सारी रिकॉग्निशन साइट्स है। ओके, अब हम देखेंगे कि इसके पास इतनी सारी रिकॉग्निशन साइट्स तो थी, और इसके पास और क्या है, तो इसके पास है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, इसके पास इतने सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। फिर इसके पास और है एक चीज है यहाँ पे, दैट इज ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसके पास है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं जो अपनी अपन ने देखी थी। तो इसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इसके पास, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो इसके पास एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन ये दोनों रेजिस्टेंट जीन है। इसके पास हमें आरओपी मिलता है। आरओपी क्या कहलाता है, आरओपी कहलाता है रिप्रेसर, ये कहलाता है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। क्या कहलाएगा ये, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। और ये क्या करता है, ये कोड करता है, इट कोड्स फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कोड करेगा ये। इन्वॉल्व इन replication of plasmid, replication of plasmid। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास एक ORI साइट होती है। ORI साइट क्या करती है, तो हम देखेंगे कि ORI साइट बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि यहीं पे ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन यही डिसाइड करता है। ये क्या डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा कि भाई यहाँ पे कितने, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लोनिंग वेक्टर में, तो हमने देखा था कि यही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे लाइक कितने कॉपी नंबर हमारे जो लिंक्ड पीस है उसके बनेंगे, और यहीं से क्या होता है, हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन वो जगह है जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन डिसाइड करता है कॉपी नंबर। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होती है इसमें, फिर हमारे पास होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों काम करती हैं सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। फिर हमारे पास होता है आरओपी, एक रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। तो ये रीजन क्या करता है, तो ये रीजन प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो कोड फॉर द प्रोटीन, ये प्रोटीन कोड करता है। वो प्रोटीन किस में काम आते हैं, वो प्रोटीन काम आते हैं प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए। तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन काम आते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो आरओपी से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं आरओपी से प्रोड्यूस होंगे हम। फिर अपन बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की। तो जो नेक्स्ट बात यहाँ पे आ जाएगी, दैट विल बी ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिलेक्टेबल मार्कर। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, हमने क्या करना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंसर्ट करना है। जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंसर्ट करते हैं तो हमें पता भी चलना चाहिए कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बना भी है कि नहीं और होस्ट में इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर किस काम आएगा हमारे, तो सिलेक्टेबल मार्कर हमारे काम आने वाला है, किस काम में आएगा, सबसे पहले तो जब हम क्या करेंगे, लाइगेशन करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए। हमारा जो एलियन डीएनए पीस है उसको हम वेक्टर पे चिपकाएंगे ना, तो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट। लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए कर दिया हमने, कहाँ पे किया है, इज कैरिड आउट एट रिस्ट्रिक्शन साइट। कहाँ पे किया है,
रिस्ट्रिक्शन साइट पे किया है, रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन one of the two antibiotic resistance genes। तो हमने क्या किया है, हमें डीएनए को चिपका दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए को हमने चिपका दिया है। तो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट, कहाँ पे चिपका है हमने, इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट पे चिपका है। तो हमने एलियन डीएनए को क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन साइट पे चिपकाया है। और रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पे है, रिस्ट्रिक्शन साइट है हमारे पास, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है ना, तो दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के किसी भी एक रिस्ट्रिक्शन साइट पे हमने अपना एलियन डीएनए चिपका दिया है, ठीक है। अब सपोज हमने क्या लिया है, हमने हमारा जो प्लाज्मिड है वो कौन सा लिया है, वो लिया हमने PBr322 लिया है, ठीक है। अब हमने इस प्लाज्मिड पे क्या कर दिया है, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए यहाँ पे हमने चिपका दिया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, हमने यहाँ पे फॉरेन डीएनए चिपका दिया है। तो हमने PBr322 लिया है, इस पे हमने क्या किया है, फॉरेन डीएनए को चिपका दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि फॉरेन डीएनए चिपकाया तो है, कौन सी साइट पे चिपकाया है, तो ये चिपकाया है हमने एट BAM-H1 साइट पे चिपकाया है। BAM-H1 रिकॉग्निशन साइट ली है, और ये BAM-H1 की साइट कहाँ पे पड़ रही है, तो ये पड़ रही है हमको टेट्रासाइक्लिन जीन पे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, PBr322 वेक्टर ले लिया है और उस पर हमने अपना फॉरेन जीन चिपकाया है। फॉरेन जीन कौन सी रिकॉग्निशन साइट पे चिपकाया है, तो BAM-H1 पे चिपकाया है। और BAM-H1 साइट रिकॉग्निशन साइट कहाँ पे है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे ये साइट है। अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें तो रिकॉम्बिनेंट मिल जाएगा, ये हमारा PBR है, यहाँ पे हमारा क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास BAM-H1 की साइट है। अब BAM-H1 की साइट पे यहीं पे हमने क्या किया है, यहीं पे हमने हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अटैच कर दिया है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जब हमने अटैच कर दिया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी इनएक्टिव, ठीक है। तो ये जीन कैसी हो जाएगी, ये जीन हो जाएगी इनएक्टिव, ओके। अब हम देखेंगे कि हमारे को तो मिल गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये क्या बन गया है, तो ये बन गया है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, क्या बन गया है, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है तो ये तो लूज कर जाएगा, तो इट विल लूज, क्या करेगा, इट विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को तो लूज कर जाएगा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, ठीक है। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसके अंदर आपको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। अब तुमने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन तो कर दिया, रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया और उसको तुमने एक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तुम चेक करना चाहते हो कि तुमने जो होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है तो वो होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं। सबसे पहले तो रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं, देखो कुछ कुछ का तो रिकॉम्बिनेशन होगा, कुछ कुछ का नहीं होगा, तो पहले चेक करना है रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं। और रिकॉम्बिनेशन अगर हुआ है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट बना है कि नहीं, ठीक है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर गया है कि नहीं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम ये 3 इकोलाइज बना रहे हैं। अब ये एक इकोलाई हमने बनाया, इसके पास ये इसका खुद का जीनोम है, ठीक। इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, मतलब इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, मतलब इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर ये हमने दूसरा वाला बना दिया, ठीक है, ये अब ये यहाँ हम बना रहे हैं तीसरा, यहाँ पे क्या बना रहे हैं अपन, तीसरा बना रहे हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर तो कोई प्लाज्मिड वेक्टर वगैरह कुछ है ही नहीं, इसके अंदर हमने बना दिया ये, ठीक है, इसके अंदर हमने ये, जस्ट अ सेकंड, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके अंदर प्लाज्मिड है पर ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट नहीं है, इसके अंदर प्लाज्मिड है और ये वाला रिकॉम्बिनेंट भी है ना। तो ये तुम्हारा जो रिकॉम्बिनेशन तुमने किया था ये वो है, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, 3 कल्चर प्लेट्स बना ली हमने, तीन टाइप की कल्चर प्लेट्स बना ली।
अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एम्पीसिलिन, सबसे पहले हम एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक्स डालेंगे। ठीक है, प्लेट के अंदर क्या डालेंगे हम, प्लेट के अंदर डालेंगे एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डालेंगे। अब देखो एम्पीसिलिन डाला तो ये वाला बैक्टीरिया क्या होगा, मरेगा कि जिंदा रह जाएगा, क्योंकि इसके पास तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मतलब इट विल नॉट ग्रो। तो इट विल नॉट ग्रो, ये ग्रो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास तो है नहीं रेजिस्टेंट जीन। अब देखो इसको डाला तो यहाँ पे तो इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे टेट्रासाइट, तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो है, तो एम्पीसिलिन को मार देगा, तो ये क्या करेगा, ये ग्रो कर जाएगा, तो ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हुई है, एम्पीसिलिन तो ठीक है ना, तो ये भी ग्रो कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ग्रो कर जाएगा। तो एम्पीसिलिन डाला तो हमें क्या पता चला, ये दोनों तो ग्रो ही कर रहे हैं, तो हमें एम्पीसिलिन डालने से ये पता चल रहा है, हमको एम्पीसिलिन डालने से ये पता चल रहा है कि किसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि किसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि नहीं, ये पता चल रहा है। तो एम्पीसिलिन हमें क्या शो करता है, एम्पीसिलिन हमें बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स की इंफॉर्मेशन कौन देता है, एम्पीसिलिन। अब अपन बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की, तो ये हो गया अरे यार, तो ये हो गया हमारा टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन क्या, अब टेट्रासाइक्लिन इस पर डालेंगे तो ये तो ग्रो करेगा ही नहीं, ये क्या करेगा, ये ग्रो नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, इसके पास भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स तो है, तो ये क्या करेगा, ये ग्रो कर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन डाला तो रेजिस्टेंट जीन्स है, तो ये भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब इसकी जीन तो इनएक्टिव हो गई है, तो ये क्या करेगा, विल नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जीन क्या हो गई है, इनएक्टिव हो गई है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये तो ग्रो कर रहा है। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा, तो ये वाला रिकॉम्बिनेंट नहीं है ना, और ये रिकॉम्बिनेंट है। तो टेट्रासाइक्लिन हमें क्या बताता है, रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ये रिकॉम्बिनेंट्स, तो ये हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये रिकॉम्बिनेंट हुआ है। और पहले हमें क्या पता चल गया था कि इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अब हमको पता चला कि सिर्फ इसी में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इसके अंदर तो हुआ ही नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं है, सिर्फ ये हमारे काम का है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन हमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी देगा। ठीक है, तो एम्पीसिलिन जो हमने यूज किया, एम्पीसिलिन जो हमने यूज किया, ये क्या करेगा, ये जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये हमें हेल्प करेगा इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये हेल्प करता है किसमें, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन ये किस में हेल्प करेगी, सिलेक्शन ऑफ, ये सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। और जो तुम्हारी ये तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गई, दूसरी वाली कौन सी होगी, टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्या हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो गई ना, ये तुमको हेल्प करेगी काय में, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंस, ये हेल्प करेगी अपने को सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंस, मतलब किसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, और किसके अंदर नॉर्मल तुम्हारा वेक्टर चला गया है, वो बताएगा तुम्हें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया।